सुंदरपुर नाम के गांव में शीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसकी बेटी राधा अपने ऑफिस की छुट्टियों में घर आया करती थी। उसे गांव आना बहुत अच्छा लगता था। इस बार भी राधा छुट्टियों में अपने गांव आई थी। माँ, मैं आ गई मेरी रानी बिटिया। कितने दिनों के बाद आई हो। मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। हाँ माँ, मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए ही छुट्टियाँ लगते ही मैं यहाँ आ गई। बेटी, अब कितने दिनों की छुट्टियाँ मिली है? माँ, 15 दिनों की छुट्टियाँ मिली है। अब आई हूँ तो सारा गांव घूमूंगी। चलेगा, जितना चाहे उतना घूमना। अब अगले दिन सुबह ही राधा और उसकी माँ बाजार चले जाते हैं। गांव घूमते घूमते राधा गांव के बाहर चली जाती है और वहां जाकर उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। कितना विशाल पेड़ है माँ, ये देखो। हाँ राधा, ये बहुत विशाल पेड़ है और बहुत पुराना भी है। राधा ये सब देख उस पेड़ के पास जाने लगती है। तभी राधा, राधा, इधर आओ जल्दी। क्यों, क्या हुआ माँ? इसके पास क्यों नहीं जाना? घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। अब दोनों माँ बेटी घर आती है। राधा सवाल पे सवाल पूछने लगती है। वो पेड़ भूतिया बरगद का पेड़ है। वहाँ पे भूत रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। माँ, सच में भूत होते हैं? हाँ राधा, भूत होते हैं। हमारे गांव में ही ऐसी कहानी हुई है, इसीलिए सब गांव वाले अब भूत के नाम से भी डरते हैं। बहुत पुरानी बात थी। इस गांव में दो लुच्चे लफंगे डाकू रहा करते थे। उनका नाम था गोट्या और राजू। उन्हें हमेशा लड़कियों को छेड़ने की आदत थी। वो आते जाते हर लड़की को छेड़ा करते थे और अपने गांव में चोरियां भी किया करते थे। एक दिन साधना नाम की एक लड़की गांव में नई आई हुई थी। वो गांव में काम किया करती थी और शाम के समय अपने घर जाती थी। गोट्या और राजू उस पर नजर रखे हुए थे। वो कब आती है जाती है इस बात का उनको पता था। एक दिन साधना अपने काम पर जा रही थी। तब ये दोनों एक जगह खड़े होकर उसे छेड़ते हैं। कहाँ चली जाने मन, जरा हमसे तो मिलती जाओ। वो उन दोनों को देख अनदेखा कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। क्या रे राजू, ये लड़की तो हमें भाव ही नहीं देती, इसे कैसे फंसाए? अरे फंसेंगी, चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ये दोनों उसे बहुत तंग करते हैं। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन रात के समय साधना को काम से आने में देर हो जाती है और उसे ये दोनों गुंडे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उससे हाथापाई करते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे इन बदमाशों से बचाओ। कोई नहीं आएगा रानी यहाँ पर। अब तुम हो और हम हैं। अब चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों जहाँ खड़े थे वहाँ एक बरगद का पेड़ था जो ये सब सुन रहा था। साधना अब गोट्या के कमर से चाकू निकालकर खुद को मार डालती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। साधना जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। उस बरगद के पेड़ की आत्मा साधना के मृत शरीर में चली जाती है। उसकी आवाज बहुत डरावनी हो जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। अब वो दोनों चोरों का पीछा करती है और एक ही झटके में उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें मार डालती है। अब वो गांव के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और गांव में प्रवेश करके जोर जोर से गुर्राने लगती है। मैं इस गांव के किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मारा है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देख सारे रास्ते से आने जाने वाले लोग डर जाते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी उसके शिकंज में आता है वो उसे मार डालती है। अब साधना का भूत रात को भी गांव में घूमने लगा। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब डर के मारे वे बाहर भी नहीं निकलते थे। ऐसे ही एक दिन दो दोस्त बातें कर रहे थे। अरे माधव, ये भूत हम सब गाँव वालों को मार डालेगी। जब तक ये जिंदा है तब तक हम सुरक्षित नहीं है। कब मौत का बुलावा आ जाए क्या पता। हाँ हरिया, सही कह रहे हो। इस भूत ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है भाई। चलो ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोग मिलके सरपंच जी के पास जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। ऐसा कहते हो तो चलो फिर। अब हरिया, माधव और गांव के अन्य लोग मिलकर सरपंच जी के घर चले जाते हैं। अब सरपंच जी भी इस विषय के बारे में सोचते हैं। क्या करे सरपंच जी, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। इस भूत को हमें इस गांव से भगाना ही होगा। हाँ, आपकी सारी बात सच है, मगर हमें अब जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो सोच विचार के बाद ही होगा। सरपंच जी, क्या तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे या खुद के मरने का इंतजार करे? मेरे विचार से हमें इस गांव के जो सिद्ध बाबा है उनके पास जाना चाहिए। वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। हाँ सरपंच जी, आपका विचार अच्छा है। चलो हम सब अभी उस बाबा के पास चले जाते हैं। ऐसा कह के सारे गाँव वाले बाबा के पास चले जाते हैं और इधर भूत गाँव में आकर लोगों की तलाश करता रहता है और जो मिले उसे मार डालता है। सारे गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा,
हम सुंदरपुर गांव से आए हैं, आपकी कुछ सहायता चाहते हैं। कैसी सहायता चाहिए आपको मुझसे? बाबा, हमारे गांव पर एक भूत का साया है, आप हमारी मदद करेंगे ऐसी आशा है। हम बहुत आशाएं लेकर आए हैं आपके पास। बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो एक बरगद के पेड़ की आत्मा है जो साधना नाम के लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब वो सबसे बदला लेना चाहती है। अब हम क्या करें बाबा? कल ही हमें उस लड़की को मारना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा, मगर किसी की बलि चढ़ाना ठीक नहीं है। बहुत लोग मरने से अच्छा है कि एक मर जाए और बाकी सब जीवित रहे। अब सारे लोग बाबा की बात पर विश्वास रखते हैं। कल उसे शाम के समय गांव के बाहर का जो बरगद का पेड़ है उसके पास लेकर आना है। मैं तुम सबको वही मिलता हूँ। ये लो, सारे लोग ये सुरक्षा कवच पहन लो। ये धागा आपकी रक्षा करेगा और हमारा काम हो जाएगा। हाँ बाबा, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। अब हमें कल शाम को बरगद के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर सबको छुप जाना है। 2-3 लोग गांव के बाहर खड़े रहेंगे जिससे वो भूत बरगद के पेड़ के पास आ सके। जैसे ही वो दिखे तुम सब लोग वहां से भागना शुरू कर देना। हाँ, ऐसा ही करेंगे। चलो घर चले। अब सारे गांव वाले बाबा को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं और दिन भर शाम का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है, गांव वाले बरगद के पेड़ के पास छुप जाते हैं। 3 गांव वाले बाहर रुकते हैं। अब उन्हें वो भूत दिखाई देता है। गांव वाले भागने लगते हैं और बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं। भूत भी बरगद के पेड़ के पास चला जाता है और जोर से गुर्राने लगता है। अब बाबा उसके पास आते हैं और उसके बदन पर एक भस्म फूंकते हैं। बाद में उसके पास एक चाकू डालते हैं। वो भूत चाकू लेकर अपना गला काट लेती है और मर जाती है। अब इस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दो। अब गांव वाले उस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहां कभी लौट कर नहीं जाते। मगर उस बरगद के पेड़ से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हर औरत को अपनी माँ और बहन की तरह समझना चाहिए। कई साल पहले की बात है। सारंगपुर गांव में एक नारियल का अजीबोगरीब पेड़ था। इसकी पंक्तियां सुनहरे रंग की थी और उस पर सुनहरे पंख वाली चिड़िया रहती थी। इस नारियल के पेड़ की खास बात यह थी कि उस पर 3 सुनहरे नारियल लगे हुए थे। एक नारियल के पानी से किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी, दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी और तीसरे नारियल में था जहर, जिसे पीने से इंसान की जान जा सकती थी। इस नारियल के बारे में गांव में किसी को भी कुछ खबर नहीं थी, लेकिन पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ये बात पता थी। इस पेड़ के आसपास कुछ लड़के खेलकूद किया करते थे। उन्हीं में से एक लड़का था सचिन। सचिन को इस नारियल के पेड़ से बड़ा लगाव था। वो रोज इस पेड़ को पानी डालता और चिड़ियों के लिए अनाज के दाने भी डालता। बाकी दोस्त खेलने के बाद घर लौट जाते, लेकिन सचिन इस चिड़िया से बातें करता। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हुई थी। एक बार सचिन ने उत्सुकता से चिड़िया से पूछा, ये नारियल का पेड़ अलग क्यों दिखता है और आप भी एकदम अलग सुनहरी हो, ऐसा क्यों? मैं इस पेड़ पर पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे पंख सुनहरे हैं। ये सुनहरा रंग मुझे इस पेड़ की पत्तियों में छुपाता है और मैं शिकारियों से बचती हूँ। एक दिन सचिन अकेला उस नारियल के पेड़ के पास आया। वो बहुत उदास था। उसे उदास देखकर सुनहरी चिड़िया वहां आई। क्या बात है दोस्त, उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है। 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला। हमारी मदद करने कोई नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। इस पेड़ पर जो नारियल दिख रहे हैं वो असल में जादुई है। तुम इनमें से बिना जहर वाला नारियल ले जाओगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की तरकीब बताई। दूसरे दिन सचिन वहां आया और नारियल के पेड़ से 2 नारियल निकालकर घर ले गया। घर आकर उसने एक नारियल का थोड़ा पानी अपनी माँ को पिलाया और कुछ ही क्षणों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। माँ को भी आश्चर्य हुआ। सचिन ने बिना पैसे लिए गांव के कई बीमार लोगों की मदद की और उन्हें ठीक किया। थोड़े ही समय में सचिन मशहूर हो गया। ये बात पड़ोस के एक वैद्य के कानों पर आई और सचिन का चमत्कार देखने वो बीमारी का बहाना बना के उसके गांव आया। जब सचिन ने उस वैद्य को नारियल का थोड़ा पानी पिलाया, वैद्य को एकदम अच्छा महसूस हुआ। वो एकदम से ताकतवान हो गया। ओह, ये तो सचमुच चमत्कार वाली बात है। जरूर इस नारियल के पानी में कुछ है। वैद्य अपनी मीठी मीठी बातों से सचिन को बहकाने लगा।
बेटा, ये नारियल मुझे दे दो, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। सचिन ने नारियल देने से इनकार किया। वैद्य को बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ गुंडे बुलवाए और सचिन की माँ को कैद कर लिया और वहां से उसे ले गया। सचिन डर गया और रोने लगा। तभी उसे उस जादुई नारियल के पेड़ की याद आई। वो वहां आया। हे जादुई पेड़, मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दे। जादुई नारियल ने एक उड़ती हुई चटाई मंगाई और उस पर बैठ के सचिन अपनी माँ के यहाँ पहुंच गया। सचिन ने बड़ी हिम्मत से अपनी माँ को वहां से छुड़ाया। दोनों उस उड़ती हुई चटाई पे बैठ के घर वापस आ गए। वैद्य गुस्से से तिलमिला गया। उसे अपनी हार हजम नहीं हुई। इस लड़के के पास जरूर कुछ ना कुछ जादू है, मुझे पता करना ही होगा। वैद्य ने सचिन पर नजर रखना शुरू किया। सचिन जहां जहां जाता वो उसका पीछा करता। एक दिन सचिन का पीछा करते हुए वो नारियल के पेड़ तक पहुंच गया और सारा राज जान गया। अगले ही दिन वैद्य सीढ़ी लेकर नारियल के पेड़ के यहाँ आया। अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा, सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। जैसे ही वैद्य ने नारियल के पेड़ को सीढ़ी लगाई, वो जलकर राख हो गई। वैद्य डर गया। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पेड़ से कहा, हे नारियल जी, मैं एक वैद्य हूँ, मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आपके जादुई नारियल देंगे तो मैं गरीब लोगों की खूब सेवा करूंगा। कृपया मुझे अपने जादुई नारियल दीजिए। नारियल का पेड़ वैद्य की लालच समझ गया था। उसने 2 नारियल जमीन पर गिराए। वैद्य खुश हो गया और वो नारियल लेकर घर आया और आसपास के गांव में भी खबर फैला दी कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। धीरे धीरे उसके घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वैद्य लोगों को थोड़ा थोड़ा नारियल का पानी पिलाता और उनसे ढेर सारे पैसे लेता। गरीब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि वैद्य सिर्फ अमीर लोगों का ही इलाज करता था। तभी एक दिन अच्छे नारियल का पानी खत्म हो गया। उसने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वैसे ही अच्छा जादुई पानी होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस नारियल से बीमार लोगों को पानी पिलाया, लोग मरने लगे। सब लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने वैद्य की मिलकर पिटाई की। सारे गांव वाले सचिन के घर दौड़ते हुए आए। सचिन ने अच्छे नारियल से प्रार्थना की कि सारे मरे हुए लोगों को जीवित करे और धीरे धीरे मरे हुए सारे लोग जीवित हो उठे। सारे गांव वालों ने सचिन की जय जयकार की। अब गांव में फिर से खुशहाली छा गई। जादुई पेड़ का एक रहस्य था कि वो सिर्फ सच्चे मन वालों की ही सुनता था और उन्हें ही सहायता करता था। सचिन का मन एकदम मासूम और साफ पानी जैसा निर्मल था। सचिन ने सारे नारियल वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। तो देखा दोस्तों, सच्चे मन से की गई सेवा ही भगवान को प्यारी होती है और इंसान को भी महान बनाती है।